इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन, रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द एमएसएमई सेक्टर। तो एमएसएमई सेक्टर जो होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक में। और ये ऐसा सेक्टर होता है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इसलिए गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा फोकस एमएसएमई सेक्टर पे करती है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, दिस स्मॉल स्केल हैज़ प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है और सेक्टर्स है, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, हम अभी पढ़ेंगे classifications and definition. ठीक है, since independence small scale unit have been defined on the basis of labor forces criteria and fixed capital investment criteria. ठीक है, तो जो स्मॉल स्केल यूनिट्स है वो डिफाइन की जाती है कि जो स्मॉल स्केल यूनिट है वो लेबर फोर्स क्राइटेरिया हो सकती है या फिर फिक्स्ड कैपिटल क्राइटेरिया हो सकती है। राइट, मतलब या तो वो लेबर इंटेंसिव हो सकती है या फिर कैपिटल इंटेंसिव हो सकती है। राइट, द डेफिनेशंस एंड classifications have undergone several changes over the year. राइट, तो जैसे जैसे ईयर आते जाते हैं वैसे वैसे इस एमएसएमई सेक्टर के डेफिनेशन क्लासिफिकेशन भी चेंज होते रहते हैं। मतलब माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेस की जो लिमिट है इन्वेस्टमेंट की वो भी चेंज होती रहती है ईयर बाय ईयर। Units have been categorized as small, medium, of tiny enterprises. मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस कैन ईदर बी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस रेंडरिंग यूनिट्स। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन है एमएसएमई सेक्टर का, वो या तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, या तो वो गुड्स प्रोड्यूस करती है और सर्विसेज, या तो सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो दो ऐसे क्लासिफिकेशन है एमएसएमई सेक्टर के, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। ओके, सम ऑफ देम use technological advanced method of productions while others continue to use the traditional method. Most of them are labor intensive. ठीक है, उसमें से जो सर्विस सेक्टर होते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होते हैं, मतलब जो गुड्स बनाते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो उसमें से कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और कुछ लोग ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ जो सेक्टर्स होते हैं वो लेबर इंटेंसिव होते हैं। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, ऐसा सेक्टर जिसमें लेबर ज़्यादा काम करते हैं और मशीनरी कम काम करती है। राइट, मतलब लोगों को जॉब ज़्यादा मिलती है। तो इकोनॉमिक में अगर कोई सेक्टर लेबर इंटेंसिव होती है तो गवर्नमेंट इस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि ये जो सेक्टर होता है लेबर इंटेंसिव होने की वजह से क्या होता है कि लोगों को जॉब बहुत ज़्यादा मिलती है, जो हमारे इकोनॉमिक के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी इकोनॉमिक क्या होती है, डेवलप होती है। In 2006, the government introduced new definitions of the sector through the passing of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006। ठीक है, 2006 में गवर्नमेंट ने नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस की थी एमएसएमई सेक्टर का। उस नई डेफिनेशन में माइक्रो और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट पास किया गया था। ठीक है, और इस डेवलपमेंट एक्ट का मतलब क्या होता है कि अब जो स्मॉल स्केल और मीडियम और माइक्रो जो एंटरप्राइजेस हैं, अब उनको डेवलप करने का ये एक्ट है। ठीक है, इस पे अब ज़्यादा फोकस होगा, इसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। ओके, तो ये एक्ट जो है इन सारी चीज़ों पे फोकस करने वाला है, इसके डेवलपमेंट पे। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, enterprises have been categorized unit into those engaged in the manufacturing और those providing rendering services। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन चेंज हुआ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, इसका मेन पर्पस क्या था कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं और जो सर्विस प्रोवाइड करती है, उन दोनों को क्लासिफाई करना। ठीक है, उन दोनों में क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो गुड्स बनाती है, उसमें कितनी माइक्रो है, स्मॉल है और मीडियम है। राइट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी।
सर्विस सेक्टर में कितनी माइक्रो है, स्मॉल है और मीडियम है। तो ये क्लासिफिकेशन है, और ये क्लासिफिकेशन किस पर डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट, मतलब कौन से सेक्टर ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, उस पर डिपेंड करता है कि वो माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है। तो यहाँ हम कुछ क्लासिफिकेशन देखेंगे। माइक्रो, माइक्रो में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, जो गुड्स बनाती है और जो सर्विस प्रोवाइड करती है। तो जो माइक्रो है वो 25 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकती है। 25 लाख से अगर वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो वो माइक्रो में कंसिडर नहीं की जाएगी। और जो स्मॉल सेक्टर है वो 25 लाख कर सकता है, बट 5 करोड़ तक, मतलब 25 lakhs to 5 करोड़, मतलब वो 25 लाख से 5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। अगर वो 5 करोड़ से ज़्यादा करता है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं कंसिडर की जाएगी, वो फिर मीडियम हो जाएगी। राइट, क्यों? क्योंकि मीडियम में 5 करोड़ to 10 करोड़, मतलब 5 करोड़ से 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता मीडियम में। राइट, तो ये गुड्स बनाने की कंपनी ऐसा इन्वेस्टमेंट है उसका। और जो सर्विस सेक्टर, जो सर्विस प्रोवाइड करती है, जो माइक्रो है वो 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। जो स्मॉल है वो 10 लाख से 2 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकती है सर्विस सेक्टर में। और जो मीडियम है वो 2 करोड़ to 5 करोड़, मतलब 2 करोड़ से 5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकती है। 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। राइट, तो ये कंसिडर होता है मीडियम, मीडियम सेक्टर। राइट, तो ये क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन था एमएसएमई सेक्टर का। अभी हम पढ़ेंगे रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द एमएसएमई सेक्टर। Contribution to GDP. The number of registered MSME were 361.76 lakh according to the fourth All India Census of the MSME 2006-7। तो ये डेटा दी हुई है कि जो एमएसएमई है कितनी रजिस्टर हुई थी। तो ये डेटा है 361 लाख, 361.76 लाख कंपनीज जो है एमएसएमई सेक्टर की रजिस्टर हुई थी। और ये सेंसस कब का है? 2006 और 7 का है। राइट, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस का कॉन्स्टिट्यूट 31.8% ऑफ द एमएसएमई सेक्टर्स, एंड सर्विस एंटरप्राइजेस अकाउंट फॉर 68.2%। तो ये सारे इन सारे जो सारे ये कंपनीज थी एमएसएमई सेक्टर की जो रजिस्टर हुई थी, उसमें से 31% मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई सेक्टर थी और 68.2 सर्विस एंटरप्राइजेस थी। राइट, अकॉर्डिंग टू द एमएसएमई एनुअल रिपोर्ट 2017 और 18। ठीक है, अब एमएसएमई सेक्टर का एनुअल रिपोर्ट 2017-18 देखेंगे हम कि कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है इसका जीडीपी में। Sector contributed 28.77% manufacturing and service to the total GDP in 2015-16। तो ये जो 2017-18 के एनुअल रिपोर्ट डेटा है उसके हिसाब से ये जो सेक्टर है जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट किया है? 28.77% वो इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है और सर्विस सेक्टर भी है, दोनों भी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंस और रोल है एमएसएमई सेक्टर का कि इसका कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में ज़्यादा परसेंटेज में। राइट, सेकेंड इम्पॉर्टेंस क्या है एमएसएमई सेक्टर का और रोल क्या है एमएसएमई सेक्टर का? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है इकोनॉमिक के लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि मेन जो हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और पॉवर्टी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो लोगों को जॉब मिलेगी, जॉब मिलने की वजह से उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो कुछ अर्न कर पाएंगे, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। राइट, और फिर वो डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। राइट, लाइक दैट। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एमएसएमई सेक्टर का। द एमएसएमई सेक्टर जनरली यूजेस लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड देयर फॉर हैज़ टू कैपेसिटी टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट एज पर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू द लार्ज स्केल सेक्टर। देखो बहुत सिंपल लाइन लिखा है इन लोगों ने, क्या बोला है? जो एमएसएमई सेक्टर है
वो क्या होता है, लेबर इंटेंसिव होता है। जैसे कि मैंने बताया था, लेबर इंटेंसिव का मतलब बहुत ज़्यादा लेबर काम करते हैं, उसमें मशीनरी कम होती है। क्योंकि ये जो लेदर प्रोडक्शन होता है, टूथपिक हो गया, नैपकिन्स हो गए, टिश्यू पेपर हो गए, ये सारी चीज़ें जो प्रोड्यूस होती है एमएसएमई सेक्टर में, वो लेबर इंटेंसिव होती है, ना कि कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि लेबर ज़्यादा काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो एमएसएमई सेक्टर है वो जनरली क्या होता है, लेबर इंटेंसिव होता है, ठीक है। और ऐसे टेक्निक्स और प्रोडक्शन यूज़ करता है, लेबर इंटेंसिव, तो इसकी वजह से लोगों को जॉब बहुत ज़्यादा मिलती है, और वो कैपेसिटी होती है एमएसएमई सेक्टर में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके, राइट, एज कंपेयर टू लार्ज स्केल सेक्टर। यहाँ पे मेंशन किया है एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल सेक्टर, क्योंकि जो लार्ज स्केल सेक्टर होते हैं वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक नहीं यूज़ करते प्रोडक्शन में, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में। तो कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मशीनरी और लेबर कम, राइट। तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज सेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पाते, इसलिए एमएसएमई का बहुत ही ज़्यादा रोल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। अबाउट 50% ऑफ द एमएसएमई आर ओन्ड बाय द अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट इन द स्मॉल सेक्टर्स हैज़ इंक्रीजली स्टेडली ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। और इससे क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयमेंट इन स्मॉल स्केल, जो स्मॉल स्केल जो है इंडस्ट्री, मतलब एमएसएमई जो सेक्टर है, वो ईयर बाय ईयर उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है जनरेशन की, वो बढ़ती रह रही है, राइट। अभी हम नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंस है, सेकेंड इम्पोर्टेंस है एमएसएमई सेक्टर का। थर्ड देखेंगे हम, कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट। तो एमएसएमई सेक्टर का और सेकेंड थर्ड इम्पॉर्टेंट है कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो एक्सपोर्ट भी करता है। एक्सपोर्ट करने से क्या होता है कि रिसिप्ट हमारे कंट्री में आती है, करेंसी हमारे कंट्री में आती है, जो हमारे कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल है। Contribution to export, the sector has been contributing to India's exporting earning through traditional and non-traditional item। तो जो एमएसएमई सेक्टर है वो क्या करता है, इंडिया को कंट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट अर्निंग, कैसे, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल आइटम से। तो अबाउट 93% ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ दिस सेक्टर्स कम फ्रॉम नॉन ट्रेडिशनल आइटम, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया डेटा कि 93% जो एक्सपोर्ट अर्निंग है हमारी कंट्री के लिए, वो नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स लाते हैं, लाइक। तो नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स क्या होते हैं, लेदर प्रोडक्ट, ठीक है, लेदर प्रोडक्ट जो चाइना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये सारी चीज, सारी स्टेट में क्या होता है, ये लेदर प्रोडक्शन होता है जो कि एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, जिससे एक्सपोर्ट अर्निंग होती है। रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, नीट वेयर हो गया, ठीक है। और स्पोर्ट्स गुड्स होता है, स्पोर्ट्स गुड्स जलंधर, पंजाब वगैरह में ये एक्सपोर्ट्स गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। तो स्पोर्ट्स गुड्स और प्रोसेस्ड फूड, जो पैकेट में फूड आते हैं, वो भी एक्सपोर्ट होते हैं। केमिकल एंड अलाइड प्रोडक्ट एंड इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है। तो ये सारे जो गुड्स है ये क्या है, नॉन ट्रेडिशनल है, ठीक है। नॉन ट्रेडिशनल गुड्स है जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट अर्निंग करके देते हैं कंट्री के लिए, राइट। तो एमएसएमई सेक्टर का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट, राइट। द शेयर ऑफ दिस सेक्टर टू द एक्सपोर्ट वाज अबाउट 10% इन द ईयर अर्लियर 1970, ठीक है। 1970 की डेटा दी हुई है कि इस सेक्टर का शेयर कितना था एक्सपोर्ट में, 10% था, ठीक है। वेयर एज इट वाज 34% इन 2015-16, ठीक है। देखो कितना ज़्यादा परसेंटेज बढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का एमएसएमई सेक्टर में। पहले कितना था, 10% थे, 1970 की बात है ये, राइट। अब 2015-16 की डेटा है 34% हो गए, राइट। इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स द सेक्टर शेयर टू एक्सपोर्ट इज 100%, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट गुड्स जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अर्निंग हमारी कंट्री के लिए करता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट ये थर्ड रोल है एमएसएमई सेक्टर का हमारी कंट्री के लिए, राइट। फोर्थ इंपॉर्टेंस देखेंगे हम और सिग्निफिकेंस देखेंगे, मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल। मोबिलाइजेशन मतलब क्या, ट्रांसफर होना, राइट, ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल। जो एंटरप्रेन्योर काम करते हैं एमएसएमई सेक्टर में, राइट, जो टैलेंटेड होते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, राइट, उसकी बात करेंगे हम। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज टेंड टू गेट लोकलाइज्ड एंड द कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंट्रल एरिया, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल स्केल नहीं और एमएसएमई सेक्टर नहीं, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो क्या होती है, एक पर्टिकुलर एरिया में होती है, लोकेशन में होती है,
राइट। तो वेयर एज एमएसएमई आर मोर डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। जो एमएसएमई होती है वो क्या होती है, डिसेंट्रलाइज्ड होती है, मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में उसका प्रोडक्शन नहीं होता। जैसे कि लेदर प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ चेन्नई में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ गुजरात में नहीं होगा, राइट। वो डिसेंट्रलाइज है, मतलब हमारी कंट्री के हर एक स्टेट में ये प्रोडक्शन होता है, और ये एमएसएमई सेक्टर में आता है, और लेबर इंटेंसिव भी होता है, राइट। तो क्या लिखा है, वेयर एज एमएसएमई आर मोर डिसेंट्रलाइज्ड एंड आर स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। मेंशन किया है कि जो एमएसएमई सेक्टर है वो पूरी कंट्री में फैला हुआ है, राइट। जबकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है वो सिर्फ एक लोकलाइज्ड एरिया, जो पर्टिकुलर एक एरिया में कॉन्सेंट्रेट करती है, क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग का एम होता है, और वो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव होती है, राइट। इसलिए they can be better mobilized, untapped, and then used saving of the people, right. They can also effectively use the skills of large number of the small entrepreneurs. These industries encourage the competitiveness, promote spirit of enterprises, risk taking and innovation, right। क्योंकि ये जो एमएसएमई सेक्टर है वो पूरी कंट्री में फैली हुई है, तो कंपटीशन बढ़ेगा, राइट। और ये क्या इफेक्टिवली यूज़ करती है एंटरप्रेन्योर को, राइट, उनके स्किल को, ठीक है। और जो भी सेविंग है वो एमएसएमई सेक्टर में यूज़ हो सकता है, क्योंकि वो कंट्री के हर एक सेक्टर में यूज़ होती है, प्रोड्यूस होती है, राइट। तो कोई भी सेक्टर, कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट, कोई भी लोकेशन ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है अपने सेविंग से, राइट, अपने स्किल से, ठीक है। तो उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जॉब मिलेगा लोगों को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, जो हमारी कंट्री के लिए अच्छा है, राइट। और ये कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि जैसे कि ये पूरे स्टेट में फैली हुई है, पूरी कंट्री में है, ये कोई पर्टिकुलर स्टेट, कोई पर्टिकुलर लोकेशन में नहीं है, तो कंपटीशन तो होगा ही, राइट। और कंपटीशन होगा तो इनोवेशन तो होगा ही, राइट। तो रिस्क टेकिंग होता है, इनोवेशन करता है ये एमएसएमई सेक्टर। तो ये फोर्थ इंपॉर्टेंस है और सिग्निफिकेंस और रोल है एमएसएमई सेक्टर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। ये जो एमएसएमई सेक्टर है ये क्या करता है, ये इक्विलिब्रियम करता है, और इक्विटेबल मतलब जो गैप है इनकम का वो ब्रिज करता है ये एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ करता है। वो कैसे करता है, जॉब प्रोवाइड करके, राइट। क्योंकि जो एमएसएमई सेक्टर है उसका मेन पर्पस क्या, मेन पर्पस इन द सेंस एमएसएमई सेक्टर क्या होता है, लेबर इंटेंसिव होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो गैप है इनकम का वो फिल हो जाता है, राइट। अभी हम पढ़ेंगे कैसे। इट इज़ आर्ग्यूड दैट large scale industry generally lead to increase the income inequalities and concentrations of the economic power, right। हमने देखा है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो क्या इंक्रीज करती है, इनइक्वालिटीज, क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया में ही कॉन्सेंट्रेट करती है, राइट। वो पूरे कंट्री में स्प्रेड नहीं है, तो इनइक्वालिटीज क्रिएट करती है, क्यों, क्योंकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करती। अगर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करती है तो लोगों को जॉब नहीं मिलती है, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ती है, राइट। On the other hand, MSME sectors brings about more equitable distribution, right। अब हम देख रहे हैं कि जो MSME सेक्टर है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करता है, क्योंकि जो एमएसएमई सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जितना ज़्यादा जो सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा उतना ज़्यादा वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, क्यों, क्योंकि वो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है, उनके पास पैसे आ रहे हैं, राइट। तो जो इक्विटेबल है डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है, इनइक्वालिटीज़ नहीं होती है, राइट। of the nation's income and wealth because the ownership pattern of these industries is more widespread, ठीक है। और widespread मतलब बहुत सारे स्टेट में ये होती है, बहुत लोग ओनर होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, कोई भी स्टार्ट कर सकता है कुछ फंड से, राइट, और कुछ मटेरियल से, ओके। दे हैव हायर पोटेंशियल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ये मेन लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, दे हैव हायर पोटेंशियल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि एमएसएमई सेक्टर की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की, इसलिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उसकी उतनी पावर नहीं है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, तो वो इनइक्वालिटी इंक्रीज करता है। ये समरी है, लीडिंग टू इनकम जनरेशन एंड बेटर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी वजह से क्या होता है, इनकम जनरेशन होता है और बेटर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, क्योंकि लोग ये सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, राइट। तो ये फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस था एमएसएमई सेक्टर का।
सिक्स्थ है रीजनल डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्री। डिस्पर्सल मतलब क्या होता है? स्प्रेडिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। द ग्रोथ पैटर्न ऑफ large scale industry shows concentrations in the few states like महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड गुजरात। तो यहाँ पे बोला है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो कुछ ही स्टेट में और कॉन्सेंट्रेट करती है, राइट, लाइक महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड गुजरात। बिसाइड्स in each state they'll tend to get localized in certain area, right? On the other hand, MSME are more widely spread throughout the country as many of them are set up to meet the local needs and make use of locally अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, क्या डिफरेंस बताया है कि जो स्मॉल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो कुछ ही स्टेट में कॉन्सेंट्रेट करती हो और उस एरिया में पर्टिकुलर लोकेशन पे ही होती है, राइट। बट जो एमएसएमई सेक्टर होती है वो वाइडली स्प्रेड होती है, ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री, और बहुत सारे लोकल एरिया में स्टैब्लिश होती है जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में लोगों को जॉब मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। और उस लोकली जो अवेलेबल होते हैं रिसोर्सेज, क्योंकि ये एमएसएमई सेक्टर है, उसी रिसोर्सेज को यूज़ करती है, लाइक लेदर प्रोडक्ट हो गया, वुल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज़ करती है। About 50% of registered MSME were located in the rural area। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, राइट, कि 50% ऑफ जो रजिस्टर्ड MSME सेक्टर है वो बेसिकली किस में है? रूरल एरियाज़ में ही है। क्योंकि क्या होता है, जितना ज़्यादा रूरल एरियाज़ में MSME सेक्टर्स रजिस्टर होगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और लोगों को जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी जो हमारी इकोनॉमी को डेवलप करेगी, राइट। तो ये रूरल एरिया में ये एमएसएमई सेक्टर होने का बहुत ज़्यादा फायदा है, राइट। तो ये सिक्स इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस और रोल है एमएसएमई सेक्टर का। सेवेंथ है सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जो एमएसएमई सेक्टर होती है वो क्या करती है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करती है, राइट। देखो, लार्ज नंबर ऑफ एमएसएमई आर एंसिलरी यूनिट्स प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असिस्ट लार्ज इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो एंसिलरी मतलब क्या होता है कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल बनाती है, इंटरमीडिएट्स गुड्स बनाती है और जो सपोर्ट करती है लार्ज स्केल को, इंडस्ट्रीज को, वो एंसिलरी होता है, ठीक है, इकोनॉमिक टर्म में। A large number of MSMEs are ancillary units producing product that directly or indirectly assist large scale industry। तो कभी कभी क्या होता है कि लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज होती है वो जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसके रॉ मटेरियल के लिए उसको कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से भी कांटेक्ट करना पड़ता है, राइट। तो ये जो एमएसएमई सेक्टर है वो क्या करती है? इनको सपोर्ट करती है। सपोज अगर एग्जांपल जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है वो शूज़ प्रोड्यूस करना चाहती है लार्ज स्केल में, और बड़ी कंपनी का शूज़ प्रोड्यूस करना चाहती है, तो अगर उसको लेदर की ज़रूरत रहेगी तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से कांटेक्ट कर सकती है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेदर प्रोडक्शन है, लेदर के प्रोडक्ट बनाती है, राइट। The large-scale manufacturing sector benefits from the MSME sector through supply of the components, spare parts, intermediate goods and support system like processing and maintaining। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया है कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है वो उनको बेनिफिट मिलता है कहाँ से? एमएसएमई सेक्टर से, राइट। क्यों? क्योंकि एमएसएमई सेक्टर क्या कर सकते हैं? स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं, राइट, जो जो यूज़ आते हैं फाइनल और फिनिश गुड बनाने में, इंटरमीडिएट्स गुड्स जो होते हैं जो यूज़ आते हैं फिनिश गुड्स बनाने में, राइट। तो ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं, ये सारे कंपोनेंट, इंटरमीडिएट गुड्स, स्पेयर पार्ट्स कौन देता है? एमएसएमई सेक्टर्स देती है। किसको? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एमएसएमई सेक्टर का, जो सपोर्ट करती है लार्ज स्केल सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में, राइट। मेनी स्मॉल यूनिट्स प्रोड्यूस गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ लार्ज यूनिट्स थ्रू द सिस्टम ऑफ लोन लाइसेंसिंग। और बहुत सारी जो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स प्रोड्यूस मेनी स्मॉल यूनिट प्रोड्यूस गुड्स ऑन द बिहाफ। हाँ, बहुत सारी जो स्मॉल यूनिट्स मतलब जो एमएसएमई सेक्टर है वो गुड्स प्रोड्यूस करती है ऑन द बिहाफ ऑफ लार्ज यूनिट। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, राइट, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो ये सेवेंथ इंपॉर्टेंस है और सिग्निफिकेंस रोल है एमएसएमई सेक्टर का, सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सपोर्ट टू एग्रीकल्चरल सेक्टर्स।
तो एमएसएमई सेक्टर्स एग्रीकल्चर सेक्टर को भी सपोर्ट करती है. द सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय दिस सेक्टर टू एग्रीकल्चर इज इन द फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज एंड कंज्यूमर गुड्स फॉर द कंजम्पशन इन द रूरल एरिया. राइट, तो जो एमएसएमई सेक्टर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी सपोर्ट करती है बाय प्रोवाइडिंग इनपुट्स, प्रोसेसिंग फैसिलिटी और कंज्यूमर गुड्स फॉर द कंजम्पशन. ठीक है. रूरल बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट, राइट, एम्प्लॉयमेंट टू सरप्लस लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर. ठीक है. दस फेवरेबली अफेक्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है इन लोगों ने. रूरल बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज, सबसे पहले हम समझेंगे कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती है, और उसके बाद क्या लिखा है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है वो क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है टू सरप्लस लेबर. ठीक है, ये जो वर्ड है सरप्लस लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है. राइट, देखो, कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती है, वो इंडस्ट्रीज जो कारपेंटर हो गया, पॉटरी हो गया, राइट, ब्लैंकेट हो गया, वेविंग हो गया. ठीक है, ये कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है. तो ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है ये भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है. राइट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस लेबर है. मतलब अगर कोई क्रॉप्स उगाने में 10 फार्मर लग रहे बट वहाँ पे 20 फार्मर लगे हुए हैं. क्यों 20 फार्मर क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसलिए वो एग्रीकल्चर में एक्स्ट्रा लेबर और सरप्लस लेबर लगे हुए काम करने में. राइट, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है इसलिए वो खेती में ही अपना काम करते हैं, एग्रीकल्चर में अपना काम कर रहे हैं. लाइक जैसे कि उनको जॉब है, राइट, बट वो हमारी इकोनॉमिक के लिए ग्रोथ तो नहीं होगा ना. ठीक है, तो जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है वो क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है. राइट, वो जो जिनके पास जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, उनको भी तो एम्प्लॉयमेंट मिलती है, बट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस लेबर है उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है. ठीक है, तो जिस जिस सेक्टर में जितनी लेबर की ज़रूरत हो उतने ही लेबर होने चाहिए तो इकोनॉमिक एफिशिएंटली चलती है. राइट, तो दे ऑल्सो हेल्प टू इन द रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया. राइट, इससे क्या होता है, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, ठीक है, वो जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है इसकी वजह से क्या होता है कि जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको रिड्यूस करती है. अब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा ही. ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी क्रॉप्स उगते हैं उसकी पर्टिकुलर सीजन होता है. विंटर सीजन में अगर राइस होगा तो वो 4 महीने के लिए उनको जॉब मिलती है, फिर नहीं मिलती है. राइट, क्योंकि एग्रीकल्चर है तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आती है. राइट, कुछ महीने मिलती है जॉब, कुछ महीने नहीं मिलती है. जब क्रॉप्स उगेंगे तो जॉब मिलेगी, और नहीं उगेंगे तो नहीं मिलेंगी. राइट, तो प्रॉब्लम आ जाती है, इसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. तो जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है, मतलब रिड्यूस करती है ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को. मतलब वो पूरे सीजन और 365 डेज और जब तक कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम होते रहते हैं तब तक वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती रहती है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है. तो ये सपोर्ट टू एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है एमएसएमई सेक्टर का एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और रूरल एरिया के लिए. राइट, तो ये था सिग्निफिकेंस रोल ऑफ एमएसएमई सेक्टर.